मौसी जी आप जल्दी बताइए कि लड़का कैसा है। लड़का लाखों में एक है। मैं तो कहती हूँ तू आंख बंद करके अपनी मधु की शादी कर दे, बहुत खुश रहेगी हमारी मधु उस घर में। मम्मी आपको मैंने मना किया ना कि मुझे शादी नहीं करनी। ये कैसी बातें कर रही है मधु बेटा, भले लड़की को आज तक कोई बिठा के रख पाया अपने घर में, और ये क्या तरीका है बेटा तेरा, शादी नहीं करनी शादी नहीं करनी। एक ना एक दिन तो हर लड़की की शादी होती है। मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं सुनना मधु बेटा, देख शादी कर ले अब तू, बहुत मुश्किल से इतना अच्छा लड़का मिला है। आपको तो मेरी शादी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है माँ, मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ माँ। तेरे को जो भी कुछ करना है ना अपने ससुराल से जाके कर लेना। तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है मधु। दादी जी मैं तो ये सोच रही थी पहले मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए, मेरी जॉब तो लग जाए, तभी मैं शादी कर लूंगी। उसको आने में तो भी समय है ना बेटा, तब तक तो तेरी शादी हो भी जाएगी। और तेरी नौकरी का लेटर अगर आ जाता है तो अपने ससुराल से ही नौकरी कर लेना, वो लोग मना थोड़ी करेंगे तुझे। मुझे पता है अब आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए कहने का और बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है। ले हमारी मधु भी मान गई, अब तू शादी की तैयारियां कर। चल ठीक है अब मैं चलती हूँ। आखिर क्यों जरूरी होती है एक लड़की के लिए उसकी शादी। मैं तो कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तो शादी से पहले निखिल से भी मिली थी और उनसे बोला था इस शादी के लिए आप मना कर देना। उसके बाद भी निखिल ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दी। इसके लिए मैं निखिल को कभी माफ नहीं करूंगी। मधु क्या सोच रही हो? आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए, आपने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे मना करने के बाद भी आपने इस शादी के लिए हाँ कह दी। आपने जो भी किया सो किया, और हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं होगा। मैंने तुमसे शादी करने के लिए इसलिए मना नहीं किया कि मैं पहली नज़र में ही तुम्हें पसंद करने लगा। जिंदगी में पहली बार तो कोई मुझे अच्छा लगा, तो मैं भला कैसे मना कर देता। और मेरी अंतरात्मा को भी ये मंजूर नहीं था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मना करूं। ठीक है तो फिर अब अपनी अंतरात्मा के साथ ही रहो तुम मेरे साथ हो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और बाकी इस घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद भी अगर तुम्हारा इस घर में रहने का मन ना करे तो मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आज़ाद हो। शादी तो है ही बंधन का नाम, तुम्हारे कहने से मैं आजाद कैसे हो जाऊंगी। पर हाँ अगर इस घर में किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती या रोक टोक करने की कोशिश की ना, तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें और इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी निखिल। वैसे भी कुछ ही दिनों में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आने ही वाला है। चलो खैर मैं फिलहाल देख के आती हूँ कि घर में सब लोग क्या कर रहे हैं। निखिल, दुकान के गल्ले में से 500 रुपये गायब है। क्या किया तूने 500 रुपये का? ये किसकी आवाजें हैं? चलो देख के आती हूँ एक बार। वो भैया 500 रुपये खर्च हो गए। जरूर आपने अपनी बीवी के लिए खर्च किए होंगे, क्यों देवर जी, सही कह रही हूँ ना। अभी तो देवर जी आपकी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी से आपने गले में से चोरी शुरू कर दी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? चोरी? और मैं? तेरी भाभी ने गलत क्या कहा? सही तो कह रही है। तूने गले में से बिना बताए 500 रुपये लिए हैं, तो तूने चोरी तो की है। और अगर चोरी नहीं की तो बता वो 500 रुपये कहाँ हैं? कहाँ खर्च किए तूने? और अगर तुझे पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी तो मुझसे मांग लेता, तुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? मेरा विश्वास कीजिए भैया, मैंने उन पैसों से मधु के लिए कुछ नहीं खरीदा। तो फिर देवर जी आपने उन 500 रुपए का किया क्या? ये मत भूल निकल, तू उस दुकान पे सिर्फ नौकर है। इस दुकान का मालिक अब भी मैं ही हूँ। इस दुकान मैंने बड़ी मेहनत से खड़ी की है, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी ऐरा गैरा आके गले में से 100 रुपये भी ले। भैया आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। अगर तूने पैसे चुराए नहीं तो पैसे का किया क्या तूने? वो भैया एक बुजुर्ग दंपत्ति की मदद की थी मैंने, उन लोगों को बहुत भूख लग रही थी, उन्हीं को खाना खिलाया था। तूने 500 रुपये एरो गैरो को खाना खिलाने में लुटा दिए। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे गले को हाथ लगाने की? आज तो सिर्फ 500 रुपए चुराए हैं, आगे पता नहीं कितना चुराएंगे। इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी मेरे भाई को बिठा लो गले पे, वही सही से ध्यान रख पाएगा दुकान का। पर नहीं, आपको तो अपने भाई पे विश्वास था ना। देख लिया अपने भाई पे विश्वास करने का नतीजा, तुम्हारे नाक के नीचे से उसने पैसे ले लिए और तुम्हें पता भी नहीं चला। शायद तुम सही कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आज के बाद से ना तेरा दुकान जाना बंद। पर भैया मेरी बात तो सुनिए, अब सुनने सुनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है निखिल। ये तो आज 500 रुपये का मुझे पता चल गया, इससे पहले पता नहीं कितने चुराए हो तूने। अब तू घर में रह के नौकरों वाले काम कर, तू इसी लायक है। चलिए जी आप अंदर चलिए। और हाँ मधु मैडम, आप क्या सुन रही हो सारी बातें, जाओ हमारे लिए चाय बना के लाओ। भाभी आपके लिए चाय मैं बना लाता हूँ, मधु को बोलने की क्या जरूरत है? अब चाय तुम क्यों बनाओगे, अब तो तुम्हारी बीवी आ गई है, अपनी बीवी को बोलो वो बना के लाएगी हमारे लिए चाय। नहीं भाभी, मैं ही बना लाता हूँ आपके लिए चाय। हाँ हाँ तू बना ला जा। माँ आज खाने में क्या बना लूं? सोनी बेटा जो तेरी इच्छा है तो वो बना ले। आप बता देती माँ तो मैं वही बना लेती। क्या करूं, माँ को बता दूं कि बड़े भैया ने आज निखिल जी पे चोरी का इल्जाम लगाया। अभी अभी बाहर जो कुछ हुआ है तो माँ और बाबूजी को पता भी नहीं होगा। क्या सचमुच निखिल जी ने चोरी की है? अब तुझे क्या हुआ शांति? मैं मेरी सोनी को लेके परेशान हूँ। हमारा एकलव्य अगर सोनी के ससुराल वालों की डिमांड पूरी कर देता तो हमारी सोनी अपने ससुराल में होती, यूं मायके में रह के नौकरानी ना बनी होती। और मेरी सोनी की किस्मत तो देखो, घर में 2 भाइयां होते हुए भी घर का सारा काम मेरी सोनी को करना पड़ रहा है। आखिर सोनी दीदी इस घर में नौकरानी बनके क्यों रह रही है? और माँ सोनी दीदी को लेके इतनी परेशान क्यों है? आखिर क्या वजह है जो सोनी दीदी यहाँ मायके में रह रही है? अब मैं चलती हूँ, जरा सोनी का हाथ उठा देती हूँ किचन में। बड़ी बहू को अगर समय पे खाना नहीं मिला ना
तब 10 बातें सुनाएगी मेरी सोनी को। और बुरा तो मुझे तब लगता है जब मेरा एकलव्य भी बहू का साथ देता है। पता नहीं क्या हो गया मेरे एकलव्य को, कितना बदल गया है मेरा एकलव्य। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी तो मजबूर है ना। मुझे तो ऐसे लग रहा है इस घर में माँ बाबू जी की नहीं, बड़े भैया भाभी की चलती है। पर ऐसा क्यों है, मैं पता लगा के रहूंगी। रानी जल्दी जल्दी 2 कप चाय बना दे, बड़े भैया के कमरे में दे के आनी है। पर भैया अभी तो खाने का समय हो गया है। मेरा मतलब है कि अभी अगर चाय पी लेंगे तो खाना कैसे खा पाएंगे। वो सब तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, तू बस चाय बना दे। तुझे तो पता है ना, उनके मुंह से निकली हुई बात हमारे लिए ऑर्डर हो जाती है। और अगर भाभी को इस समय पे चाय नहीं मिली ना तो 10 बातें सुनाएंगी। मधु भाभी आइए, अंदर आइए, आपको कुछ चाहिए था? नहीं दीदी, मैं तो पानी पीने आई थी। ये निखिल भैया आपको देख के ऐसे अचानक से हमसे चले क्यों गए? आप दोनों के बीच सब ठीक तो है ना भाभी? हाँ हमारे बीच सब ठीक है, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, पर जिस दिन से निखिल भैया की शादी हुई है वो मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं। पर मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। वो इसलिए कि आप अभी निखिल भैया को अच्छे से जानती नहीं हो, नई नई आई हो ना इस घर में। मैं तो जैसे निखिल भैया के चेहरे को पढ़ लेती हूँ, मैं पढ़ के ही बता देती हूँ कि वो इन दिनों परेशान है, वो अंदर से खुश नहीं है। जब आपसे शादी की बातें चल रही थी ना, उस समय निखिल भैया बहुत खुश थे, पर बस तभी तक खुश थे, उसके बाद मैंने उन्हें कभी खुश नहीं देखा। हो सकता है दीदी आपका वहम हो ये। नहीं, मेरा वहम नहीं हो सकता ये, कोई ना कोई बात तो है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। चलो फिलहाल मैं चाय बना देती हूँ, नहीं तो भाभी आ गई ना तो 10 बातें सुनाएंगी। अच्छा तो गप्पे लड़ाए जा रहे हैं और मैं चाय का इंतजार कर रही हूँ कब से। जी भाभी बस मैं चाय बनाने जा रही थी। इतना समय कब से लगने लगा चाय बनाने में? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ काम करने में, तुम्हारे भैया को फिर दुकान पे भी निकलना है। दीदी एक बात पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो। ये भाभी हमेशा ऐसे ही ऑर्डर चला के जाती है? मेरा मतलब है चाय फाय तो खुद भी बना सकती है ना। इस घर में बड़े भैया और भाभी की चलती है, पर बाबूजी के होते हुए बड़े भैया की क्यों चलती है? मेरा मतलब है घर के बड़े तो बाबूजी है ना, तो उनकी चलनी चाहिए कायदे से। तो क्योंकि ये घर भैया और भाभी ने धोखे से अपने नाम करा लिया है, और दुकान तो हमेशा से भैया ही चलाते हैं। कुल मिला के सब कुछ भैया का ही हुआ ना, इसीलिए भैया भाभी सबको अपने पैरों में रखना चाहते हैं। उनके आगे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। पर माँ बाबूजी की भी नहीं सुनते भैया। माँ बाबूजी तो खुद मजबूर है, भैया हमेशा माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेजने की धमकी देते हैं। ये क्या कह रही हैं दीदी आप? बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता है। मेरे माँ बाबूजी भी मजबूर हैं, और माँ बाबूजी की मजबूरी का एक कारण मैं भी हूँ। आप? पर वो कैसे? मेरी शादी से पहले भैया ने मेरी सास को वादा कर दिया कि वो मेरी सास को सोने की चेन देंगे, पर उसके बाद भैया अपने वादे से मुकर गए, और मेरी सास को तो जैसे मुझे जलीकट्टी सुनाने का बहाना मिल गया। वो आए दिन मुझे जलीकट्टी सुनाती थी, और बस इसी बात पे उसने मुझे मेरे मायके भेज दिया, ये कह के कि जब तक सोने की चेन नहीं आएगी तब तक अपने मायके में ही रहो। तो क्या दीदी आपकी शादीशुदा जिंदगी एक सोने की चेन पे टिकी हुई है? जीजाजी ने कुछ नहीं कहा? उस घर में जीजाजी की बात कौन सुनता है, और वैसे भी इनकी सौतेली माँ है वो। पर दीदी आप क्या चाहती हैं अब? मेरा मतलब है अब आप अपनी ससुराल वापस जाना चाहती हैं? अपने पति के लिए तो जाना चाहती हूँ, पर ससुराल वालों के लिए बिल्कुल नहीं। उनका भी मेरे बिना वहाँ मन थोड़ी लग रहा है, पर वो भी तो मजबूर है ना। उनको अपनी सौतेली माँ का इतना डर है कि वो तो बाहर निकल के नौकरी भी नहीं कर सकते। बड़े भैया को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या वो आपके लिए एक सोने की चेन नहीं बनवा सकते? मेरा मतलब है भाभी के लिए तो बहुत सारी ज्वेलरी बनवाई हुई है भैया ने। अगर मेरे लिए सोने की चेन बन गई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना। फिर इसका क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं दीदी। इस घर से एक नौकरानी जो चली जाएगी, फिर सबकी देखभाल कौन करेगा? घर का सारा काम, माँ बाबू जी की देखभाल सब मेरे जिम्मे ही तो है। एक ये वजह भी है मुझे यहाँ रखने की। ये कैसे भैया भाभी हैं दीदी आपके, जो अपनी सगी बहन को नौकरानी बनाया हुआ है घर में? पर आप लोगों में से कोई आवाज क्यों नहीं उठाता इसके लिए? आवाज कैसे उठाएं? उसके लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए ना। कुछ होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पैसे की ताकत या पढ़ाई की ताकत, जो दोनों ही हमारे पास नहीं है। ऐसा माहौल तो मैंने किसी घर का नहीं देखा दीदी। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे निखिल भैया का हमेशा ध्यान रखना। मेरे निखिल भैया बहुत सीधे और सच्चे हैं। इस घर में उन्हें कभी खुशी नहीं मिली, हो सके तो उन्हें खूब खुश रखना। ये मैंने क्या कर दिया? निखिल जी का इतना दिल दुखा दिया मैंने तो अपनी पत्नी होने का कभी फर्ज नहीं निभाया। मैंने तो उनसे सीधे मुंह कभी बात ही नहीं की। मुझे क्या पता था कि वो अंदर से इतने परेशान है। बातों बातों में मैं चाय बनाना तो भूल ही गई। जल्दी बना लेती हूँ, नहीं तो भाभी बहुत तमाशा खड़ा कर देंगी। इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो बहुत गलत हो रहा है। मुझे तो लगता था मैं ही बहुत परेशान हूँ, पर इस घर में सबकी परेशानियों के आगे मेरी परेशानी तो कुछ है ही नहीं। मधु, ये रूम अभी हमें खाली करना पड़ेगा। निखिल जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात वगैरह बाद में करना, फिलहाल हमें ये कमरा खाली करना है, हमें छोटे कमरे में शिफ्ट होना है। पर ऐसे अचानक से क्या रूम शिफ्ट करना है हमें? ये तो हमारा रूम है ना। इस घर में कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ भैया और भाभी का है, और भाभी के मायके से उनके मम्मी और पापा आ रहे हैं। अगले कुछ दिन तक वो यहीं रहेंगे, इसीलिए हमें छोटे कमरे में रहना होगा। तब तक तुम अपना सामान ले लो, हम छोटे कमरे में चलते हैं। ये क्या? अभी तक तुमने ये रूम खाली नहीं किया?
चलो जल्दी रूम खाली करो, मेरे मायके से मेरे मम्मी पापा बस पहुंचने वाले होंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे का समय है। पर भाभी 2 घंटे में मैं कैसे कमरा खाली करूंगी? आपके मम्मी पापा छोटे कमरे में रह लेंगे ना आके। मेरा मतलब है बात तो एक ही है ना भाभी, या तो हम कमरा खाली करें या आपके मम्मी पापा आके छोटे रूम में रह लें। अच्छा, तो मेरे मम्मी पापा आके छोटे कमरे में रहेंगे। वाह, क्या बात बोली है तुमने। शायद देवर जी ने तुम्हें बताया नहीं है, इस घर में सिर्फ मेरी चलती है। ये रूम तो तुम्हें खाली करना ही पड़ेगा। पर भाभी मैं अपना रूम क्यों खाली करूं? मैं भी देखती हूँ कैसे खाली नहीं करोगी, वरना आप क्या करोगी भाभी? मुझे इस कमरे से जबरदस्ती निकाल दोगी? अगर ऐसा करना पड़ा ना तो ऐसा ही कर लूंगी। और हाँ, मेरे सामने ना सिर झुका के बात करो, वरना तुम्हारी भी वही हालत कर दूंगी जो सोनी दीदी की है। उसने भी ऐसे सिर उठा के बात करने की हिम्मत की थी मुझसे। तुमने देखा ना, उसको मैंने उसकी औकात याद दिला दी। पड़ी है ना आज मायके में, और जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक मैं उसको उसके ससुराल जाने नहीं दूंगी। और मुझे लगता है तुम काफी समझदार हो, तुम कभी नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूं। अपनी दिल की तसल्ली के लिए ना भाभी, आप ये भी करके देख लीजिए। मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मुझे झुक के रहना नहीं सिखाया, और गलत के खिलाफ आवाज कैसे उठाई जाती है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ भाभी। और फिर इस घर में तो बहुत कुछ गलत हो रहा है, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अच्छे से देख लीजिए भाभी, आपके सामने ही तो खड़ी हो। अब ये भाभी कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी, ये चुप बैठने वालों में से नहीं है। मुझे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इस मधु की इतनी हिम्मत, मुझे मना कर रही है। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सुनिए, अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये मधु रहेगी। पर ऐसा क्या हो गया है जो तुम ये बोल रही हो? आपको पता है, हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रही है मधु। मुझे लगता है फिर दोबारा से निखिल को तुम्हारी दुकान पे भेजने की तैयारी कर रही है मधु। पर दुकान पे तो अब तुम्हारा भाई बैठता है ना, अब सारी दुकान वही संभालता है। तुम चिंता मत करो, निखिल दोबारा नहीं आएगा उस दुकान पे। दुकान का गल्ला तो अब तुम्हारा भाई संभालेगा। और आपको पता है, उसने कमरा खाली करने से भी मना कर दिया। मैंने तो मधु को यहाँ तक बोला कि अगर वो कमरा खाली नहीं करेगी तो आप नाराज हो जाओगे, वो फिर भी नहीं मानी। उसने पता क्या बोला? उसने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भैया नाराज होते हैं तो होते रहे। नहीं नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और भाभी आपको पता है, मैंने जो कुछ भी बोला ना उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। अगर मैं रूम खाली कर दूंगी तो उसमें आप लोगों का ही नुकसान है। और भैया, मैं भला आप लोगों का नुकसान कैसे देख सकती हूँ? भैया भाभी, आपने ये कैसे मान लिया कि मैं आप दोनों की बुराई कर सकती हूँ? आपको पता नहीं है भैया, मेरी माँ तो आपकी बहुत तारीफ करती है। उन्होंने तो मुझे ये कह के भेजा है कि अपने जेठ और जेठानी की मन से सेवा करना, उनकी सारी बातें मानना। उस घर में पिता और बड़े भाई के समान तेरे जेठ ही हैं। और मेरा भगवान जानता है भैया, मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ, मैंने तो आपको अपना बड़ा भाई समझा है। और बड़े भाई होने के नाते एक बहन आपका भला नुकसान चाह सकती है। अब आपको एक राज की बात बताती हूँ भाभी। आपको पता है मैंने अपना रूम क्यों नहीं खाली किया? उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है भाभी। आपको तो पता ही है भाभी, मेरा रूम माँ और बाबूजी के रूम से सटके है। और माँ और बाबूजी जो भी बातें करते हैं ना, मुझे सब सुनाई देती है। और इन दिनों कोई ना कोई बात तो है भाभी, जो माँ और बाबूजी किसी को बता नहीं रहे हैं। पर ऐसी क्या बात हो सकती है जो माँ बाबूजी हमें नहीं बता रहे? कोई पॉलिसी वगैरह से रिलेटेड है भैया। आपको पता है भैया, बाबूजी के जवानी के समय से एक पॉलिसी चली आ रही है उनकी, और वो भी छोटी मोटी रकम नहीं है, करोड़ों रुपए की पॉलिसी है भैया। और वो पॉलिसी इस समय मैच्योर हो गई है। मैंने तो यहाँ तक सुना है भैया कि माँ बाबूजी अब उन पैसों से अपना नया घर खरीद लेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? और अगर ऐसा हो गया ना भाभी, तो आप दोनों की पूछ खत्म हो जाएगी इस घर से। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी भैया कि कैसे भी करके माँ बाबूजी को पटा लीजिए और वो पॉलिसी उनसे निकलवा लीजिए। हाँ छोटी बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है, पर समस्या ये है कि माँ बाबूजी अपनी पॉलिसी के पैसे मुझे क्यों देने लगे भला? देखिए भैया, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने सुना है माँ बाबूजी की वो पॉलिसी 2 करोड़ रुपए की है। कितना? 2 करोड़? अब आपको कैसे भी करके माँ बाबूजी पे अपना विश्वास जमाना होगा भैया। पर मैं एक बार तो अपना विश्वास खो चुका हूँ, मैं दोबारा कैसे बनाऊँ? तुम्हें तो पता ही होगा, मैंने ये घर धोखे से माँ बाबूजी से अपने नाम करा लिया था। माँ बाबूजी अब दोबारा मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। पर भैया, यही तो आपके पास मौका है अपना विश्वास दोबारा कायम करने का। वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। देखो भैया, मैं तो ये कहती हूँ, ये वाला घर ना आप माँ बाबूजी को दे दीजिए, उन्हीं के नाम कर दीजिए दोबारा। वैसे भी ये घर कितने का है भैया? मुश्किल से 40-50 लाख का। उससे आपका क्या होगा? अगर आप माँ बाबूजी का विश्वास पा लेते हैं तो आपको 2 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़। और आप तो जानते हैं भैया, हमें उन पैसों से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए तो आप दोनों ही सब कुछ हैं। जहाँ आप और भाभी रहेंगे वहीं हम। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना मैं? पर तुम पे हम क्यों विश्वास करें? अब विश्वास करना या ना करना वो तो आपकी मर्जी है भाभी। मैं तो सिर्फ आपकी भलाई चाहती हूँ, इसीलिए आके सब कुछ आपको बता दिया। आगे आपकी मर्जी है भाभी। एक बात और भैया, माँ बाबूजी को ये बात कभी ना पता चले कि मैंने आपको पॉलिसी के पैसों के बारे में पहले ही बता दिया आके। मैं समझ गया छोटी बहू कि मुझे आगे क्या करना है। बाबूजी, मैं ये घर के पेपर आपको देने आया हूँ। घर के पेपर? पर ये घर तो तूने अपने नाम करा लिया था ना? करा तो लिया था बाबूजी, पर अब मैंने ये घर फिर से आपके नाम कर दिया है। आखिर मैं आपका बड़ा बेटा हूँ बाबूजी, अब आप दोनों के बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? और मुझे ये लगता है बाबूजी,
घर के बड़े होने के नाते घर का मुखिया तो आपको ही होना चाहिए, और घर मुखिया के पास ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने ये घर आपके नाम कर दिया बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी आपके घर के कागज। अब ये घर फिर से मेरा हो गया। ये तो तूने अपने बाबूजी को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया एकलव्य। देख शांति, मेरे बाप दादाओं का बनाया हुआ घर फिर से मेरा हो गया। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? एकलव्य ने ये घर हमारे नाम क्यों कर दिया फिर से? क्योंकि जहाँ तक मैं एकलव्य को जानती हूँ, वो बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता है। बिल्कुल सही कहा माँ आपने। बड़े भैया बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करते। यहाँ पे भी उनका स्वार्थ छुपा हुआ था माँ। उनको आपसे 2 करोड़ रुपए जो चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने ये घर फिर से आपके नाम कर दिया। 2 करोड़ रुपए? कौन से 2 करोड़ रुपए? हमारे पास तो 2 लाख रुपए तक नहीं है। 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। ये सारी बातें तो अब आपको भाभी बताएंगी। अच्छा तो ये बात है, अब समझ आया मुझे एकलव्य ने ऐसा क्यों किया। एकलव्य के मन में अभी भी लालच था, इसीलिए उसने ये घर हमारे नाम कर दिया ताकि हम पॉलिसी के 2 करोड़ रुपए उसे दे दें। एकलव्य को अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। इससे अच्छा तो यही था कि भगवान मुझे कोई बेटा ही नहीं देता। उसने तो मेरी कोख को कलंकित कर दिया। पर बहू, मैं तेरी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि तूने ये घर वापस दिला दिया अपने बाबूजी को। तेरे बाबूजी की इस घर में आत्मा बसती है बहू। माँ जी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ पहले तो कि मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा, पर इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था माँ जी। बस अब एक काम और करना है मुझे। और क्या करना है बहू? हमारी सोनी दीदी को उनके ससुराल भेजना है, उनके पति के पास। भाभी, मैं ससुराल नहीं जाना चाहती। तो फिर आप क्या चाहती हैं दीदी? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता भाभी कि संजय और मैं अलग रहें? बिल्कुल हो सकता है दीदी, पर उसके लिए हिम्मत की जरूरत है। क्या वो हिम्मत आप दिखा पाएंगे? जिंदगी में बहुत संघर्ष कर लिया, अब कुछ हिम्मत करके देख लेते हैं। तो फिर ठीक है दीदी, मैं अपने एक दोस्त से आपकी और जीजा जी की नौकरी की बात करती हूँ। आप दोनों की जॉब लगते ही आप लोग किराए पे घर खरीद लेना और उसमें आप खुशी खुशी रह सकते हैं दीदी। क्या सचमुच में जॉब कर पाऊंगी भाभी? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं हो सकता। अब आप अनपढ़ गंवार तो हैं नहीं बिल्कुल। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन की है, कोई डिग्री तो नहीं है बस आपके पास, तो कोई बात नहीं है, नौकरियां तो बहुत मिलती हैं। वैसे भी इस शहर में नौकरी करने वालों की कमी है, नौकरियों की कोई कमी नहीं है। आप देख लेना दीदी, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी आपको। भले ही थोड़े बहुत पैसे कम होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है दीदी। धीरे धीरे जब आप मेहनत से काम करोगी तो आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। ओह दीदी, धन्यवाद बोल के आप मुझे पराया मत कीजिए। चलो भाभी, अब इसी बात पे मैं आपको खीर खिलाती हूँ बना के। अरे भाई, खीर सबके लिए बना लेना, हम भी खाएंगे। अभी बस मुझे भाभी को मजा चखाना है थोड़ा सा। भाभी की असलियत तो मैं सबके सामने ला के रहूंगी, तो देख लेना भगवान तुझे कामयाबी देगा। मैं मेरे अपनों की खुशियाँ वापस ले आऊंगी माँ, और जिसने आपके साथ बुरा किया है ना माँ, उसको उसका दंड मिलके रहेगा। सोनाली, 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 तुम्हारे भाई ने हमारी दुकान हड़प ली पूरी। उसने दुकान अपने नाम कर ली। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने उस पर आंख बंद करके विश्वास किया और उसने मेरे विश्वास का ये सिला दिया। मैं दुकान के काम से 2 दिन के लिए बाहर क्या गया, उसने सारी दुकान ही अपने नाम कर ली। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? वो तो भाभी के सगे भैया हैं, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? छोटी बहू, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया है। मृदुल ने मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया। मेरे पास तो ये दुकान ही बची थी, वो भी उसने हड़प ली। मुझे तो ऐसे लगता है भैया कि भाभी की रजामंदी के बिना तो ये काम हो नहीं सकता। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। पर भाभी, मैंने तो आपको कल ही अपने भैया से बात करते हुए सुना था। वो दुकान के बारे में ही बात कर रहे थे वो, और आप उनको कह भी रही थी कि सारा काम बहुत तरीके से होना चाहिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो आप किस बारे में बात कर रही थी फिर? सोनाली, ये छोटी बहू क्या कह रही है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। भैया आप एक काम करो, आप फोन पे बात करो मृदुल भैया से, वही सारी सच्चाई बताएंगे। अब अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शायद तो ठीक कह रही है छोटी बहू। मैं अभी मृदुल को फोन लगाता हूँ। हेलो मृदुल, मैं बोल रहा हूँ। मृदुल, मुझे बस इतना जानना है कि इस दुकान को अपना कराने में तुम्हारा किसने साथ दिया? जीजा जी, दीदी ने? नहीं नहीं, मृदुल झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरी पत्नी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरे साथ ऐसा करते हुए? मैंने तो आज तक वही किया ना जो तुमने चाहा, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मधु, तूने जो मेरे साथ किया है ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। तूने मेरी सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया, पर तेरा इतने करने के बाद भी तेरे हाथ कुछ नहीं लगा। दुकान तो मुझे मिल ही जाएगी ना। हाँ हाँ, तो जाइए ना भाभी, अपनी दुकान ले लीजिए। आपको मेरे मुंह लगने के लिए कहा ही किसने है? जो इंसान पैसों के लिए अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सकता, वो भला मेरा क्या सगा होगा? मुझे तो अपने बारे में सोचना ही था ना। अगर मैंने अपने बारे में सोचा तो क्या गलत सोचा? अच्छा खासा ये घर हमारे नाम हो गया था, पर तुमने फिर अपने माँ बाप को लौटा दिया। तुम्हारा क्या भरोसा था वो दुकान भी अपने माँ बाप का नाम कर देते तो उस दुकान को मैं कैसे छोड़ती? इसलिए अपने भाई के साथ मिलकर मैंने वो दुकान अपने भाई के नाम करा दी। बस भाभी, आपने यही गलती कर दी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने क्या गलती कर दी? वो दुकान अगर आप अपने नाम कराती ना, तब तो आपके हाथ कुछ लगता भी, पर अब तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा भाभी। आपने वो दुकान अपने भाई के नाम करा के बहुत बड़ी गलती कर दी भाभी। मुझे तो नहीं लगता आपका भाई वो दुकान आपको देगा। आपके हाथ तो खाली के खाली रह गए भाभी। अब आप क्या करोगी भाभी? तुम मुझे बरगलाने की कोशिश कर रही हो? मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। ठीक है भाभी, तो जाओ अपने भाई के पास और आजमा के देख लो। दीदी आ गई आप? आइए आइए। और दीदी, आपका जॉब का पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा भाभी। पर यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है? सब थोड़े परेशान से लग रहे हैं।
तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? निकल जाओ मेरे घर से। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई यहाँ रहने का शौक नहीं है। बड़ी भाभी को घर से निकाल दिया, पर ऐसा क्या हो गया है? दीदी आपको मैं सारी बातें बाद में बता दूंगी, पहले तो भैया से मुझे कुछ सवाल करने हैं। आपके हाथ तो कुछ नहीं लगा भैया, अब आप क्या करेंगे? देख लिया ना भैया आपने माँ बाप के साथ धोखा करने का नतीजा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना भैया, हमेशा इंसान को अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। जिनकी नीयत खराब होती है ना, उनका ऐसा ही हाल होता है जैसा आपका हुआ है। मधु, तेरा शक एकदम सही निकला। मेरे भैया ने तो मुझे घर में भी नहीं घुसने दिया। तू फिर यहाँ लौट के आ गई? अब इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा बंद हो चुके हैं। निकल जा मेरे घर से। ऐसे मत बोलिए, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो आपके सिवा कोई है भी नहीं। मेरे लिए तो मायके के दरवाजे भी बंद हो गए। वो सब मैं नहीं जानता, पर तू मेरी नजरों के सामने से चली जा भी। मधु, अब तो ही समझाना अपने भैया को। अब मैं क्या समझाऊं भाभी? आपने जो किया है उसका दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। मेरे माँ बाप को तो अभी पॉलिसी के फिर भी 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, पर तेरे हाथ क्या लगा? तेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा। और जो मेरे माँ बाप का है वो सब मेरा हो जाएगा। ये सब तुझसे किसने कहा कि जो हमारा है वो तेरा हो जाएगा? कोई पॉलिसी होगी तभी तो तुझे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या मतलब? पर छोटी बहू ने तो कहा था कि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है। छोटी बहू ने तुझसे झूठ बोला था। तेरे पापा की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी। वो तो छोटी बहू ने तुझे तेरी भाषा में ही जवाब दिया। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। इतना सब कुछ होने के बाद भी तेरी नीयत अभी भी खराब है, इसीलिए तू जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाया। तूने तो हमसे धोखे से सब कुछ हड़प ही लिया था। वो तो भला हो छोटी बहू का कि उसने सब कुछ हमें वापस दिला दिया। और अब तू और तेरी बीवी निकल जाओ दोनों इस घर से। इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कहिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, और इस घर से जाने के लिए मत कहिए बाबूजी। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे लगता है बाबूजी आपको एक मौका देना चाहिए भैया और भाभी को। हो गुस्सा थूक दीजिए ना, अब मान भी जाइए। और कितनी माफी मांगू मैं? अगर आप ऐसे ही नाराज रहेंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी फिर। कुछ भी कर लेना, पर ये बात दोबारा मत बोलना कि तुम अपने मायके चली जाओगी। तुम मेरे सामने हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। इतना प्यार करते हो मुझसे और मैं तुम्हारे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। मैं बहुत बुरी हूँ ना? तुम्हारे आने से तो मेरे घर की सारी बुराइयां खत्म हो गई, तो तुम बुरी कैसे हो सकती हो? बातें बनाने में तुम भी कम नहीं हो।